एवरीवन, वेलकम टू सैमा एकेडमी। गाइज अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं सोशल साइंस के पेपर के 2020 के। इस वाली वीडियो में हम 16 से लेके और 20 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 16 क्वेश्चन है हमारा, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के लिए किन्हीं 3 कारणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब एनी 3 कॉजेज ऑफ पासिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बाय इंडियन गवर्नमेंट। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर करके जाना। देखो क्या होता है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। एक तो होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक जो किसी चीज़ को पैदा करता है, बनाता है। दूसरा होता है कंज्यूमर, उसको खरीदने वाला। जैसे अभी हम हैं, अगर हमें क्या चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, कुछ भी है, तो हम क्या है, खरीदेंगे उसको जाके, तो हम कंज्यूमर हैं। इसी तरह से हम कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं, तो हम कंज्यूमर हैं। उसको बनाने वाले जो फैक्ट्री वाले हैं, शॉप वाले हैं, वो सब क्या है, प्रोड्यूसर हैं। तो बहुत सारी जगहों पे उपभोक्ताओं का शोषण होता था। अगर कोई चीज़ हमने खरीदी और वो ख़राब निकल गई, तो दुकान वाला या जो फैक्ट्री का बनाने वाला वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। वो कह देगा भाई मेरे यहाँ से जब ले गए तब तो ये ठीक थी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने बनाया था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 86 में। तो क्यों बनाया, हमें 3 रीज़न देने हैं। देखो जब ये सब होता था उपभोक्ताओं के साथ बहुत सारी जगहों पे, तो बहुत सारे उपभोक्ता आंदोलन हुए। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों से उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के साथ हुआ। क्योंकि उपभोक्ताओं के साथ कई जगह गलत व्यवहार होता था, उनके हितों की रक्षा नहीं होती थी। उन्होंने पैसे दे के कोई चीज़ खरीदी है और फिर वो उसकी शिकायत करें तो उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती थी, चीज़ों में मिलावट होती थी बहुत ज़्यादा। तो इन सब की वजह से उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। बहुत सारे उपभोक्ता आंदोलन होने शुरू हुए। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। कहीं पे खाद्य कमी है, चीज़ें नहीं है, जमाखोरी है, मतलब एक जगह तो कमी है, दूसरों ने जमा कर रखा, जमाखोरी हो रखी, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और जो खाने की चीज़ें, ये खाद्य तेल भी है, उन सब में मिलावट होती है। तो हमें उनकी शिकायत करने को कुछ ना कुछ तो चाहिए, हम कैसे करें, है ना। तो 1960 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी थी। उन्होंने सड़क यात्रा, परिवहन में अत्यधिक भीड़भाड़ और राशन की दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। 1970 के दशक में बहुत बड़े लेवल पे ये काम होने लगा। लोगों को जागरूक किया जाने लगा कि भाई चाहे तो परिवहन में इतनी ज़्यादा भीड़ हो, जब आप पूरे पैसे दे के बैठते हैं तो आपका हक है कि आपको प्रॉपर सीट मिलनी चाहिए, आप आराम से बैठें। या फिर वो राशन की दुकान में आपने कोई चीज़ खरीदी, वो ख़राब निकल गई या उसमें कोई भी ऐसी कमी है, गलती है, गड़बड़ी है, तो आपको पूरा हक है कि आप उसको वापस करें, शिकायत करें, क्योंकि आपका शोषण हुआ है एक तरीके से। तो इन्हीं सब बातों की वजह से यही कारण थे कि एक तो किस उपभोक्ताओं के साथ अन्याय होता था, दूसरी बात यह है कि फिर उनकी कहीं सुनी नहीं जाती थी, तो उपभोक्ता आंदोलन हुए। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ और अनुचित व्यवसाय शैली को सुधारने के लिए व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुआ। ये सब इतने आंदोलन होने के बावजूद कंपनियों पे भी इसका असर पड़ा और सरकार पे भी प्रेशर पड़ा। और फिर सरकार ने क्या किया, 1986 में भारत सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया। यह उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून का बनना था। 1986 में सरकार ने कहा ठीक है, तुम्हारी मांगों को मान के हम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना देते हैं, जिसे हम कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, कोपरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसे देखते हैं अब इंग्लिश में। इंग्लिश में भी क्या है, देखो। इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज ए सोशल फोर्स ओरिजिनेटेड विद द नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनएथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो कंज्यूमर मूवमेंट है वो ओरिजिनेट हुए और किस बात पे वो जोर देते थे कि जो प्रोटेक्ट किया जाए और प्रमोट किया जाए जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, किसके अगेंस्ट से, तो चाहे अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है उनके साथ या अनफेयर ट्रेड जो हो रहा है, उनके खिलाफ जो कंज्यूमर है उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। रैम्पेंट फूड शॉर्टेजेस, hoarding, black marketing, adulteration of food and edible oil gave birth to consumer movement in an organized form in the 1960s. 1960s से पहले तो थोड़े थोड़े ऐसे मूवमेंट होते रहते थे। 1960 में आके इन सब चीज़ों के खिलाफ, चाहे तो फूड शॉर्टेज हो या कहीं भी किसी जमाखोरी हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, मिलावट हो फूड में,
या ऑयल में, इन सब के खिलाफ ऑर्गेनाइज फॉर्म में मूवमेंट शुरू हो गया 1960 में, यानी गवर्नमेंट पे वो प्रेशर डालना शुरू कर दिया उन्होंने। टिल द 1970 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर लार्जली इंगेज्ड इन राइटिंग आर्टिकल्स एंड होल्डिंग एग्जीबिशंस। 1970 तक जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थे वो ये सब काम करने लगे, आर्टिकल्स लिखने लगे कंज्यूमर्स के फेवर में, उनको अवेयर करने लगे उस चीज़ के लिए। दे हैव फॉर्म्ड कंज्यूमर ग्रुप्स टू लुक इनटू द malpractice in राशन शॉप्स एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। चाहे तो वो राशन की शॉप पे हो या फिर जो रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है उन सब में जहाँ पे भी कंज्यूमर्स की अनदेखी हो रही थी, उन सब के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। मतलब आवाज़ तो पहले ही उठाते थे, तो उन्होंने काफ़ी हाई लेवल पे कंज्यूमर ग्रुप बनाया और प्रोटेस्ट करते थे वो। Because of all these efforts, the movement succeeded in bringing pressure on business firms as well as government to correct business conducts which may be unfair and against the interest of consumer at large level। इन सब एफर्ट्स की वजह से जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो कामयाब हुआ, सक्सेस हुआ इस बात में, चाहे वो बिजनेस फर्म्स हो या गवर्नमेंट हो, उनमें प्रेशर डाला कि तुमको अपने बिजनेस कंडक्ट ठीक करने पड़ेंगे, अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ ठीक करनी पड़ेंगी अगर वो अनफेयर हैं, वो गलत हैं। क्योंकि जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है, वो कंज्यूमर है, उसको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उसका भी हक है। जब वो पैसे खर्च करता है तो उसको सही चीज़ मिलनी चाहिए। अगर कोई गलत चीज़ मिल रही है तो वो उसके अगेंस्ट शिकायत कर सके, या उसके साथ कहीं पे गलत हुआ है, चाहे वो मेडिकल उसमें हो, जैसे आप ट्रीटमेंट कराने गए, डॉक्टर ने आपको कोई गलत दवाई दे दी जिससे आपको कोई रिएक्शन हो गई, कोई नुकसान हो गया, तो यहाँ पे भी यानी आपको कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकता है। A major step taken in 1986 by the Indian government was the enactment of the Consumer Protection Act 1986, popularly known as COPRA। इतने प्रेशर के बाद 1986 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया, रूल बना दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बोलते हैं क्योंकि 1986 में बना था, जिसको हम कोपरा के नाम से बुलाते हैं। कोपरा, CO से कंज्यूमर, PR से प्रोटेक्शन, A से एक्ट, कोपरा हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है 17th क्वेश्चन, सुनामी का क्या अर्थ है समझाइए। व्हाट इज मीन बाय सुनामी, एक्सप्लेन। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आ रखा है, लास्ट 10 ईयर्स में 5 टाइम्स आ रखा है। सुनामी जापानी मूल का शब्द है, जापानी लैंग्वेज का वर्ड है सुनामी, जिसमें सु का मतलब है बंदरगाह यानी कि पोर्ट, और नामी का मतलब है लहरें। यानी सुनामी बंदरगाह की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री लहरें हैं, समुद्र से वो बंदरगाह की तरफ प्रवाहित होती हैं। सुनामी के उत्पन्न होने के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। किस वजह से है? भूकंप की वजह से हो सकती है, ज्वालामुखी विस्फोट की, या भूस्खलन की। भूकंप की वजह से कैसे आ सकती है सुनामी? जब समुद्र में तीव्र व शक्तिशाली भूकंप आता है तो समुद्र का जल तट की ओर प्रवाहित होने लगता है और विनाशकारी सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। यानी अगर समुद्र के अंदर भूकंप आए, देखो जो महाद्वीप होते हैं उनमें भी भूकंप आता है, जो समुद्र होते हैं उनमें भी आता है ऐसे ही। तो जब समुद्र में भूकंप आता है तो समुद्र का जो जल है, देखो उसके क्या होता है, समुद्र से ज़मीन हिल जाती है ना, कंपन होती है बहुत सारी, तो जो पानी है वो हिल के बहुत ज़्यादा उसमें मूवमेंट होगा तो वो तट की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी लहर उत्पन्न होती है, जिनको सुनामी लहर बोलेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से कैसे होता है? समुद्रों या उनके तटवर्ती भाग पर यदि शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए जिसमें लावा बाहर निकलता है, तो उसमें भी, उसकी वजह से भी जो समुद्र के जल में विनाशकारी समुद्री लहर, सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। इसी तरह से भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? किसी पहाड़ी वगैरह का, चट्टान का टूटना। जब भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्र तटीय चट्टानों में दरार उत्पन्न हो जाए और ये चट्टानें टूटकर समुद्र में गिरने लगे, तो इस भूस्खलन के कारण समुद्री लहरें सुनामी लहरों में बदल जाती हैं और संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट होगा, जो समुद्र के आसपास की चट्टानें हैं, वो चट्टानें अगर टूट के समुद्र में गिरने लगें तो उससे भी वही होगा, तो जो समुद्र की लहरें हैं वो सुनामी लहरों में बदल जाती हैं और वो भी फिर बंदरगाह की ओर प्रवाहित होंगी, पोर्ट की तरफ आएंगी, जिससे सुनामी आती है और काफ़ी तबाही हो जाती है। अब इंग्लिश में देखते हैं इसको। सुनामी इज जापानीज वर्ड डिराइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सू एंड नामी। जापानीज वर्ड है ये, खाली ये लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पे आ जाता है कि सुनामी किस उसका अर्थ है भाषा का। इन दिस सू मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव्स। सू, हार्बर का मतलब है पोर्ट और नामी का मतलब है वेव्स। दैट मीन्स सुनामीज आर सी वेव्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द पोर्ट। इसका मतलब सुनामी वो वेव्स हैं जो पोर्ट्स की तरफ फ्लो कर रही हैं। देर आर 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर द अकरेंस ऑफ सुनामी विच आर एज फॉलोज। क्या क्या रीज़न हो सकते हैं सुनामी आने के? अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक क्या, कैसे आएगा अर्थक्वेक से सुनामी? व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल अर्थक्वेक अकर्स इन द सीज
The water of the sea starts flowing towards the coast and destructive tsunami waves are generated. जब पावरफुल अर्थक्वेक आता है, देखो हर एक अर्थक्वेक से सुनामी नहीं आती, जब बहुत ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक आता है सी में, तो जो वाटर है सी का वो कोस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है और जिससे डिस्ट्रक्टिव सुनामी वेव्स जनरेट होती हैं. ऐसे वोल्केनिक इरप्शन से होगा. इफ़ अ पावरफुल वोल्केनो इरप्ट्स ऑन द ओशियन और देयर कोस्ट देन डिस्ट्रक्टिव सुनामी वेव्स आर जनरेटेड इन द सी वाटर. अगर ओशियन में या कोस्ट पे कोई पावरफुल वोल्केनो आ जाए, उससे भी सुनामी वेव जनरेट होती हैं सी वाटर में. लैंडस्लाइड से कैसे होगा? व्हेन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन कॉजेज क्रैक्स इन द कोस्टल रॉक एंड दीज रॉक्स ब्रेक एंड फॉल इनटू द सी, then due to this landslide the sea waves turn into tsunami waves and crisis situation arises. जब जो वो होंगी वहाँ पे क्रैक्स आ जाएंगे कोस्टल रॉक में और वो टूट के गिरेंगी सी में वोल्केनिक इरप्शन या अर्थक्वेक की वजह से, तो उससे भी वहाँ पे जो सुनामी वेव्स हैं वो जनरेट होती हैं. ठीक है, सुनामी का हो गया ये. आप इसमें सुनामी को और भी थोड़ा अपनी साइड से लिख सकते हो. उसके बाद 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC और अमेच्योर यानी कि हैम रेडियो, इन दो के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है. तो देखो पहले हम देखते हैं NIC, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र. ये क्या होता है? ये संचार नेटवर्क भारत सरकार की सूचना सेवा और सूचना तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान है. ये भारत सरकार का एक संस्थान है जो सूचना तकनीक में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के फील्ड में सरकार को एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड करता है. एक जो डिजिटल काम जितने भी होते हैं उन सब में ये सूचना और संचार तकनीक के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और जिलों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जिसको ICT बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके प्रयोग को बढ़ावा देता है. ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करना चाहिए उन सब का को हैंडल करने का काम होता है NIC का. इसके लिए NIC ने राष्ट्रव्यापी ICT नेटवर्क बनाया है जिसको निकनेट कहते हैं. ठीक है, एक निकनेट बना रखा. इस निकनेट के साथ केंद्र सरकार के विभाग हैं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवालय हैं और भारत के लगभग 40 जनपद मुख्यालयों को जोड़ा गया है सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए. ठीक है, तो ये क्या करता है? सूचना प्रौद्योगिकी के डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने का काम है इसका. This communication network is an important scientific and technical institution of the Government of India in the field of information services and information technology. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, किस फील्ड में काम करता है? इंफॉर्मेशन सर्विस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करता है. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस फील्ड में ये काम करता है. इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट. ये जितने भी सेंट्रल चाहे सेंटर में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो या डिस्ट्रिक्ट्स में हो, इन सब में ICT को प्रमोट करता है, यानी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट करने का काम करता है. फॉर दिस NIC हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ नेशन वाइड ICT नेटवर्क NICNET विद विच सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स and secretariats of all state and union territories and about 40 district headquarters of India have been connected for the services of information technology. इसके लिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है, तो इसके लिए NIC ने एक नेशन वाइड निकनेट नाम से नेटवर्क इस्टेब्लिश किया है जिसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जुड़े हैं, सारे स्टेट और यूनियन यूटीज़ के सेक्रेटेरिएट्स हैं और 40 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं जहाँ कनेक्टेड हैं जिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विस के लिए. ठीक है, इसके बाद है जो सेकेंड है हमारा इसके अंदर हैम रेडियो. देखो जो हैम रेडियो है ये किस तरह का रेडियो होता है कि ये इमरजेंसी के टाइम में यूज़ करते हैं इसको. ठीक है, इस रेडियो का संबंध अलग प्रकार के नियमों से है. ये नियम अंतर्राष्ट्रीय टेली कम्युनिकेशंस यूनियन द्वारा विशेष फ्रीक्वेंसी के लिए परिभाषित किए जाते हैं. कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ स्पेशल जो रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती हैं उनके लिए हैं. इन नियमों के अनुसार निर्धारित फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल शिक्षा, शोध एवं व्यक्तिगत कार्यों के लिए विशेष अनुमति दिए जाने पर ही किया जा सकता है. वो कुछ रेडियो की स्पेशल फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको ऐसे ही आप यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपको यूज़ करना है शिक्षा में, शोध में, किसी पर्सनल काम में, तो आपको स्पेशल परमिशन चाहिए उसके लिए. अतः हैम रेडियो एक ऐसा रेडियो है जिसका प्रयोग विशेष नियमों के अंतर्गत गैर व्यावसायिक कार्यों तक सीमित है. प्रोफेशनल काम में यूज़ नहीं करते, नॉन प्रोफेशनल में यूज़ करते हैं.
इस प्रकार के रेडियो में भूमि पर स्थापित संचार ढांचे का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आपातकाल में जब सामान्य संचार व्यवस्था ठप हो जाती है तब हैम रेडियो विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। जब चाहे कहीं पे बाढ़ आ जाए या इस तरह का भूकंप वगैरह आ जाए, जो संचार व्यवस्था जिससे ठप हो जाए, भूकंप वगैरह में ही होगा ऐसा, तो ये तब भी काम करते हैं, इसलिए इनको इमरजेंसी में यूज़ करते हैं। दिस रेडियो इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स, अलग टाइप के रूल्स होते हैं इन रेडियो के लिए। दीज रूल्स आर डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के लिए जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसने रूल बनाए हैं। According to these rules, the prescribed frequencies can be used only for education, research and personal work with special permission. अगर इन फ्रीक्वेंसीज़ को आपको एजुकेशन, रिसर्च या पर्सनल वर्क के लिए यूज़ करना है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। Hence, ham radio is a radio whose use is limited to non-commercial functions under special regulations. कुछ रेगुलेशन है इस रेडियो की और हम इसको नॉन कमर्शियल कामों के लिए यूज़ करते हैं। This type of radio does not use the communication infrastructure installed on the ground. That's why ham radio is especially useful in an emergency when the normal communication system is disrupted. जब नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम पूरे का पूरा ख़राब हो जाए, ध्वस्त हो जाए, हैम रेडियो उस टाइम में भी सही काम करता है, इसलिए इनको हम इमरजेंसी में ही यूज़ करते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा ये है 19th क्वेश्चन। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द रिजल्ट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 AD। 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन हुआ था। हमें बताना है कि क्या हुआ था उसमें। देखो, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था, यानी एक राजा का कंट्रोल था 1789 तक। उसके बाद क्रांति हुई फ्रांस में। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी कि जो 1789 की क्रांति हुई थी उसमें वहाँ पे राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, वहाँ की राजनीति में परिवर्तन हुए, वहाँ के संविधान में परिवर्तन हुए और जो सत्ता है वो राजतंत्र से निकल के नागरिकों के समूह में आ गई, जैसे कि लोकतंत्र में होता है। ठीक है, यानी राजा का शासन ना होकर लोगों का शासन हो गया। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नीति तय करेंगे, यानी चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव ही देश के भविष्य का फैसला करेंगे। राजतंत्र नहीं रहेगा, राजा का कंट्रोल नहीं रहेगा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। उनके अंदर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अपने देश के लोगों के अंदर सामूहिक पहचान की भावना पैदा की। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, यानी कि जो फ्रांस है ये तुम्हारी पितृभूमि है और तुम यहाँ के नागरिक हो, तो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे खुद को, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, जिसने पहले राजध्वज की जगह ले ली, यानी जो पहले राजाओं का ध्वज था, राजा था जिस टाइम पे, वहाँ जो झंडा था उसको हटा के एक नया झंडा लाए वो। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी कि पहले राजा का शासन था, फिर चुनाव हुए और स्टेट जनरल का नाम बदल के उन्होंने नेशनल असेंबली कर दिया। नई स्तुतियाँ रची गई, यानी कि पोयम्स वगैरह, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, जैसे कि हमारे देश में होता है, एक लोकतांत्रिक देश में होता है। और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। देखो, हम जो भी करते हैं भारत के नाम पे करते हैं, वहाँ पे ऐसे फ्रांस के नाम पे हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार बनाई गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, एक जैसे कानून सबके लिए। एक तरीके से लोकतंत्र बहाल हो रहा था वहाँ पे। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी वहाँ पे लोगों की भलाई के लिए काम शुरू हो गए। जो आयात निर्यात शुल्क थे, टैक्स था, वो ख़त्म कर दिया और पूरे देश में भार की, यानी वजन की और नापने की एक जैसी व्यवस्था थी। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती है वही राष्ट्रभाषा बन गई। जितनी भी और लोकल लैंग्वेज हैं उन सबको तो उन्होंने हतोत्साहित किया, यानी उनको डिस्करेज किया, और बस के जो फ्रेंच लैंग्वेज है जो पेरिस में बोली जाती है, उसी तरह की जो वो लैंग्वेज है वही राष्ट्रभाषा है वहाँ की। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांस राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद करेगा, यानी जैसा उन्होंने अपने देश में किया, अब वो यूरोप के बाकी देशों की इसी तरीके से मदद कराएंगे, निरंकुश शासकों से उनको मुक्ति दिलाएंगे। इंग्लिश में देखो, फ्रांस वॉज अ फुल फ्लैज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है किंग।
तो किंग के कंट्रोल में था 1789 में। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। जो रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, उसमें पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए और उनकी वजह से क्या हुआ, जो कंट्री की सोवर्निटी है वो मोनार्की से निकल के फ्रेंच सिटीज़न की बॉडी के पास आ गई। यानी अब एक तरीके से लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। सोवर्निटी क्या होती है? किसी भी देश का ये कि हम अपने डिसीजन लेने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं सोवर्निटी। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। रिवॉल्यूशन ने, यानी उस रिवॉल्यूशन से ये बात क्लियर हुई कि लोग हैं जो, वही तो कॉन्स्टिट्यूशन बना को, मतलब एक तरीके से देश में उन्हीं का रूल होगा, वही कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी डेस्टिनी भी वही तय करेंगे, वही शेप देंगे। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. स्टार्टिंग से ही जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनकी ये कोशिश थी कि लोगों के अंदर इस तरह की फीलिंग डेवलप कराई जाए ताकि एक तरीके से वो फ्रेंच के लोग एक साथ रहें, अपने आप को एक ग्रुप में रखें, एक उनके अंदर एक देश की फीलिंग आए, एक नेशन की फीलिंग आए, यानी कि उनको देश पे अपने प्राउड हो और उनके अंदर देश प्रेम की भावना जगा रहे थे वो। द आइडियाज़ ऑफ ला पार्ट्रे, जिसको बोलते हैं फादरलैंड, एंड ले एटियोन, जिसको बोलते हैं सिटीज़न, ये फ्रेंच वर्ड हैं दो, जिसको एक फादरलैंड के लिए और सिटीज़न के लिए। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों के अंदर ये फीलिंग जो डेवलप की गई कि फादरलैंड और सिटीज़न वाली, इससे ये हुआ कि जो कम्युनिटी है वो यूनाइटेड होकर रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था उसको हटा के एक नया ट्राई कलर उन्होंने चूज़ किया। द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। जो स्टेट जनरल थी के इलेक्शन थे, लोगों ने, सिटीजन ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में और उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। नई नई हाइम्स कंपोज की गई, ओथ्स ली गई और जो शहीद थे उनको याद किया गया। सब कुछ नेशन के नाम पे हुआ, देश के नाम पे हुआ। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज पुट इन प्लेस and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव बना गया, एक तरीके से गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई और इसने सारे सिटीजन्स के लिए, अपने पूरे फ्रांस के अंदर जितने सिटीजन हैं उन सब के लिए एक जैसे कानून बनाए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी और ड्यूज़ थे, टैक्सेस थे, सबको ख़त्म कर दिया और वेट और मेज़र करने का एक सारे में एक यूनिफॉर्म सिस्टम अडॉप्ट किया गया। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो लोकल भाषाएं थी, बोलियाँ थी, उनको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच जो पेरिस में लिखी और बोली जाती थी वही बन गई कॉमन लैंग्वेज, यानी कि देश की भाषा बन गई वही। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words, to help other people of Europe to become nations. फिर उन्होंने उसके बाद ये तय किया कि अब हमने अपने देश को तो करा लिया आज़ाद, यहाँ पे तो हमने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप कर दिया। अब जो यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, हम उनको भी आज़ाद कराएंगे, उनके जो मोनार्क हैं, राजा हैं, उनके कंट्रोल से उनको फ्री कराएंगे। ये थे इसके रिजल्ट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। इसके बाद है हमारा 20वां क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। यही तो लिखना है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरा लिखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड पे, जलियांवाला बाग मैसाकर पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। नमक था जो यहाँ पे, जब यहाँ पे ब्रिटिश रूल था हमारे इंडिया में, तो उन्होंने नमक पे बहुत सारे वो लगा रखे थे, टैक्स लगा रखे थे और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी, बहुत सारी पाबंदियाँ थी। तो महात्मा गांधी कहते थे कि इस पे देश के लोगों का हक है ना, तो इसके नाम पे वो देश को एकजुट करते थे। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। उस टाइम पे जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। तो 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने उनको लेटर लिखा।
महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। 31 जनवरी को लेटर लिखा था और कहा था कि अगर 11 मार्च तक मांगे नहीं मानी गई तो हम सविनय अवज्ञा का मतलब एक तरीके से सरकार की नाफरमानी करना, हम ये आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन जो लॉर्ड इरविन थे वो झुकने को तैयार नहीं थे, मतलब वो मांग मानना ही नहीं चाह रहे थे महात्मा गांधी की। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया, मतलब लोगों से कहा गया कि ना तो अंग्रेजों का सहयोग करना जरा सा भी, और जितने भी उनके कानून है ना जो उन्होंने बना रखे सब कानून को तोड़ो, यानी सरकार की बात ना मानो। इसी को बोलेंगे सविनय अवज्ञा। सिविल डिसोबीडियंस, डिसोबीडियंस का मतलब होता है कहना ना मानना, वही अवज्ञा का मतलब भी कहना, आज्ञा ना मानना। देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा, जो सरकार ने कानून बना रखा था नमक पे वो तोड़ा, और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, जैसे अभी आजकल हम चाइनीज सामानों का करते हैं, और शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया हम देते ही नहीं लगान। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे, यानी जो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी थे वो। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे, मतलब जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बना रखे थे हर तरीके से कानून तोड़े जाने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वन में घुसने लगे। उनको जो आरक्षित वन कर रखा था सरकार ने कि वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, वो वहाँ पे जाके लकड़ी बीनने लगे, अपने जानवरों को चराने लगे। इन घटनाओं से चिंतित होकर सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। जब इतने सारे हिंसक टकराव होने लगे तो महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में देखो, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी को लगा कि नमक पे अपने देश के लोगों का हक है और इसके नाम पे वो पूरे देश को एक कर सकते हैं। On 31 January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. उन्होंने 31 Jan 1930 को वायसराय इरविन को लेटर लिखा और अपनी 11 डिमांड्स रखी उसके अंदर। Mahatma Gandhi's letter was in a way an ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. कांग्रेस ने लिखा महात्मा गांधी ने उसके अंदर कि अगर 11 मार्च तक हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन शुरू कर देंगे। इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट। इरविन थे जो लॉर्ड इरविन, उन्होंने मना कर दिया, तैयार नहीं हुए उनकी कोई भी बात मानने को। On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law manufacturing salt by boiling sea water. तो 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था, जब मांग नहीं मानी तो 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने नमक कानून तोड़ा। जो समुद्र का पानी था, सी वाटर था, उसको बॉयल करके नमक बनाया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कॉपरेशन विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921-22 बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। लोगों को कहा गया कि ना तो तुमको बिल्कुल भी कॉपरेट करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जितने भी कॉलोनियल लॉज इन्होंने जो रूल बना रखे हैं वो सब तोड़ने हैं। Thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of the government salt factories. तो लोगों ने रूल्स तोड़ना शुरू कर दिया और नमक बनाने लग गए, और जो गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज थी उनके सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। As the movement spread, foreign clothes was boycotted and liquor shops were picketed. जो विदेशी कपड़े थे उनका बायकॉट करना शुरू कर दिया। Peasants refused to pay revenue and चौकीदारी टैक्सेस। किसानों ने रेवेन्यू देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन। जो विलेज में ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन किया। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वॉलेटेड फॉरेस्ट लॉज गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे वो फॉरेस्ट लॉ को तोड़ने लगे। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। इन सबसे परेशान हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारे कांग्रेस लीडर को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वही तो करा रहे थे लोगों से ये सब। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेज इन मैनी प्लेसेस। बहुत सारी जगह पे उनमें वायलेंट क्लैश हुए, आपस में लोग झगड़े हुए, उनके टकराव हुआ। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। उन्होंने आंदोलन को ख़त्म करने की घोषणा की एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद द इरविन ऑन 5 मार्च 1931। देखो 31 जनवरी 1930 से शुरू हुआ था और 5 मार्च 1931 यानी एक साल से भी नहीं, 31 जन को तो उन्होंने लेटर लिखा था। हाँ, लगभग एक साल तक ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था। ठीक है,
अब है जो क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसमें क्या था, एक रॉलेट एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसका सबके सब इंडियंस लोग विरोध कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ, रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब की अमृतसर ज़िले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी, वो बहुत गुस्से में थी जनता। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि शहर में सैनिक शासन लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया और कंट्रोल दे दिया उस टाइम पे जो जनरल थे आर्मी के, जनरल डायर को दे दिया। ठीक है, आपने ये सुना भी होगा कि जनरल डायर ने लोगों को गोलियों से भून दिया था जलियांवाला बाग में। 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लागू किया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं दी गई। लोगों को पता नहीं था कि आप कहीं पर पब्लिकली गैदर नहीं हो सकते, इकट्ठे नहीं हो सकते। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में, अमृतसर में जगह है ये जलियांवाला बाग, वहाँ पे एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी, तभी जनरल डायर ने 200 देशी और 50 गोरे सिपाहियों को साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को बंद कर दिया, यानी इनसे निकलने का रास्ता नहीं बचा, और निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। अब गोलियों से तो 10 मिनट में ही लाशें बीत जाएंगी, है ना। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। और देखो यहाँ पे कि जो जनरल डायर के साथ सिपाही थे, उनमें 200 तो देशी थे। असल में तो राज किया यहाँ पे जो ब्रिटिश लोगों ने, देश के गद्दारों नहीं कराया है उनसे। तो अब इंग्लिश में देखो इसको, रॉलेट एक्ट 1999 हैड बीन हरिडली पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। जो ब्रिटिश वो थी इंपीरियल यानी विदेश, जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसने रॉलेट एक्ट पास कर दिया बहुत जल्दी में, जबकि जो इंडियन मेंबर्स थे वो अपोज कर रहे थे। On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway station. देखो ये हिंदी और इंग्लिश में बस थोड़ा सा चेंज है, बाकी बात वही है। ऐसा नहीं है कि बस ये कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है। 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्वक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, शांतिपूर्वक समारोह हो रहा था, उस पर फायर कर दिया, जिससे जो फिर वो थे राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशन पे। तो उसको देख के मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जनरल डायर को उसकी कमांड दे दी गई। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू करके जनरल डायर को कमांड दे दी। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। 13 अप्रैल को ये इनफेमस एक मतलब कुख्यात है, जो मतलब खराब है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। On that day, a large crowd gathered in enclosed ground of जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के एक बंद था ग्राउंड, वो चारों तरफ से, वहाँ पे ये हो रखा था, क्राउड इकट्ठा हुआ। Some came to protest against the government's new repressive measures, other had to come attend to annual बैसाखी फेयर। कुछ तो आए थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का विरोध करने, और कुछ आए थे वहाँ पे जो एनुअल बैसाखी फेवर, बैसाखी मेला लगता था, इसलिए आए थे। Being from outside the city, many villages were unaware of the martial law and that had been imposed। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, इसीलिए तो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो जनरल डायर आ टपके वहाँ पे, डायर एंटर्ड द एरिया, उन्होंने एंट्री की, जैसे ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि उनको तो पहले से तहस नहस करने आए थे। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स, मतलब सैकड़ों हजारों लोगों को उन्होंने मार दिया गोलियों से। His object, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe। उन्होंने बाद में बताया कि उनका ये मकसद था गोली चलाने का, ताकि लोगों के अंदर डर पैदा किया जा सके। इतने खराब लोग होते थे वो, इस तरह से उन्होंने निहत्थी भीड़ को बिल्कुल बंद करके चारों तरफ से मार दिया। तो ये थे 20 क्वेश्चंस हो गए अभी तक। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, अच्छे से सही से समझ के इसको अपनी लैंग्वेज में करने की कोशिश करना, रटना मत, मैं बार बार यही बोलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।